नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि चेक बाउंस के केस में सजा से और जुर्माने से कैसे बचा जा सकता है। देखिए, जब भी कोई व्यक्ति अपने खाते में से संदाय के लिए किसी व्यक्ति को कोई चेक देता है तो ऐसी दशा में वह चेक विधिमान्य रहने के दौरान बैंक में भुगतान के लिए लगाया जाता है। और जैसे ही भुगतान के लिए बैंक में कोई चेक लगाया जाता है और वह चेक अपर्याप्त राशि होने के कारण या फिर किसी अन्य कारण से बिना किसी पेमेंट के लौटा दिया जाता है तो ऐसी दशा में वह चेक डिसऑनर हो जाता है, यानी वह चेक बाउंस हो जाता है। तो जैसे ही कोई चेक बाउंस हो जाता है तो ऐसी दशा में चेक के लेखीवाल को 2 वर्ष के कारावास और चेक में उल्लेखित राशि के दुगने तक के जुर्माने से दंडित किया जा सकता है। तो आज के इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि कोई भी व्यक्ति यानी जो अभियुक्त है चेक बाउंस के मामलों में, वह व्यक्ति सजा से और जुर्माने से कैसे बच सकता है। लेकिन उससे पहले आप ये जान लें कि जब भी कोई चेक बैंक द्वारा रिटर्न मेमो के साथ लौटा दिया जाता है तो ऐसी दशा में 30 दिन के भीतर भीतर उस चेक के लेखीवाल को सौदे राशि की संदाय के लिए एक लीगल नोटिस भेजा जाता है। उस लीगल नोटिस के प्राप्ति के 15 दिन के भीतर भीतर उस चेक के लेखीवाल को उस राशि का भुगतान करना पड़ता है। और जैसे ही ये 15 दिन की अवधि गुजर जाती है, यानी चेक का लेखीवाल 15 दिन के भीतर भीतर चेक की राशि का भुगतान करने में असफल रहता है या फिर कोई नया चेक देने में असफल रहता है, तो ऐसी दशा में उस चेक के लेखीवाल के विरुद्ध 1 माह के भीतर भीतर सौदे राशि के संदाय के लिए कोर्ट के समक्ष धारा 138 एनआई एक्ट के तहत परिवाद पेश किया जा सकता है। और आज के इस वीडियो में हम यही जानने वाले हैं कि जब किसी व्यक्ति के विरुद्ध कोई परिवाद पेश कर दिया जाता है धारा 138 एनआई एक्ट के तहत, तो ऐसी दशा में वह व्यक्ति सजा से और जुर्माने से कैसे बच सकता है। और साथ ही आप ये भी जान लें कि जब भी किसी व्यक्ति के विरुद्ध धारा 138 एनआई एक्ट के तहत कोई परिवाद पेश किया जाता है तो ऐसी दशा में कोर्ट के द्वारा उस व्यक्ति के विरुद्ध समन जारी किया जाता है। और जैसे ही समन जारी करने के बाद भी वह व्यक्ति कोर्ट के समक्ष उपस्थित नहीं होता है और अपनी जमानत नहीं करा लेता है तो ऐसी दशा में उस व्यक्ति के विरुद्ध वारंट भी जारी किया जा सकता है। ऐसा वारंट बीडब्ल्यू वारंट होता है, यानी बेलेबल वारंट होता है। और जब कोर्ट के द्वारा बीडब्ल्यू वारंट जारी किया जाता है और उसके बाद भी उक्त अभियुक्त कोर्ट के समक्ष उपस्थित नहीं होता है तो ऐसी दशा में उस अभियुक्त को कोर्ट के समक्ष लाने के लिए एडब्ल्यू यानी अरेस्ट वारंट भी कोर्ट के द्वारा जारी किया जा सकता है। तो यदि आपके विरुद्ध कोर्ट ने कोई समन जारी कर दिया है या फिर कोई वारंट जारी कर दिया है, चाहे ऐसा वारंट एडब्ल्यू वारंट हो या फिर बीडब्ल्यू वारंट हो, तो यदि आपके खिलाफ जो कोर्ट में परिवाद पेश किया गया है और आप इस केस में जुर्माने से या सजा से बचना चाहते हैं तो आप इस केस को कंपाउंड कर सकते हैं, यानी कि आप उस राशि का जो चेक में भरी गई है उस राशि का संदाय करते हुए सजा से और जुर्माने से बच सकते हैं। लेकिन इस संबंध में ध्यान रखने योग्य एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जब भी आपके खिलाफ एनआई एक्ट के तहत कोई परिवाद पेश किया जाता है और आपके खिलाफ कोई समन निकाल दिया गया है या फिर कोई वारंट जारी कर दिया गया है और आपको जैसे ही इस संबंध में पता चलता है तो आप फर्स्ट हियरिंग या फिर सेकेंड हियरिंग में कोर्ट के समक्ष उपस्थित होकर उस राशि का भुगतान करने के बारे में कोर्ट को अवगत करा सकते हैं। और आप कोर्ट को बता सकते हैं कि मैं ऐसे मामले में कंपाउंड करना चाहता हूं। और जैसे ही आप फर्स्ट हियरिंग या सेकेंड हियरिंग में कोर्ट के समक्ष उस राशि का भुगतान कर देते हैं तो ऐसी दशा में उस व्यक्ति को, यानी जिस किसी व्यक्ति ने आपके विरुद्ध परिवाद पेश किया है, उस व्यक्ति को उस मामले में कंपाउंड करना होगा, यानी कि उस व्यक्ति को उस मामले में राजीनामा करना ही होगा। इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट का एक महत्वपूर्ण मामला दामोदर एस प्रभु बनाम सैयद बाबूलाल का प्रमुख है। यह मामला 2010 का है और यह मामला लैंडमार्क जजमेंट है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि जब भी किसी व्यक्ति के खिलाफ एनआई एक्ट के तहत कोई परिवाद पेश किया जाता है और ऐसा व्यक्ति फर्स्ट हियरिंग या फिर सेकेंड हियरिंग में उस मामले में कंपाउंड करना चाहता है तो ऐसी दशा में उस मामले में कंपाउंड करना ही होगा, यानी कि कोर्ट भी ऐसे मामले में कंपाउंड करने से रोक नहीं सकता है। लेकिन कोई भी व्यक्ति किसी मामले को तभी कंपाउंड कर सकता है जब वह फर्स्ट हियरिंग या फिर सेकेंड हियरिंग में कोर्ट के समक्ष कंपाउंड करने की एप्लीकेशन लगा देता है। साथ ही इस मामले में यह भी कहा गया कि जब भी कोई अभियुक्त फर्स्ट हियरिंग या फिर सेकेंड हियरिंग में एनआई एक्ट के तहत उसके खिलाफ पेश किए गए किसी परिवाद में कंपाउंड नहीं कर पाता है तो ऐसी दशा में वह उस मामले में जब भी पश्चातवर्ती कार्यवाही में कंपाउंड करता है या कंपाउंड किए जाने की एप्लीकेशन लगाता है तो ऐसी दशा में उस अभियुक्त पर 10% चेक की राशि का जुर्माना अधिरोपित किया जा सकता है। यानी कि यदि कोई चेक 1 लाख रुपए का है तो ऐसी दशा में उस अभियुक्त के खिलाफ 10,000 रुपए की शास्ति अधिरोपित की जा सकती है, यानी जुर्माना अधिरोपित किया जा सकता है। और यह जुर्माना डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी में जमा करवाना होता है। और जैसे ही कोई व्यक्ति मजिस्ट्रेट के न्यायालय के समक्ष किसी मामले में कंपाउंड नहीं कर पाता है तो ऐसी दशा में वह डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या फिर हाई कोर्ट में कंपाउंड किए जाने की एप्लीकेशन लगाता है तो ऐसी दशा में उस अभियुक्त पर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या फिर हाई कोर्ट द्वारा 15% तक की चेक की राशि का जुर्माना लगाया जा सकता है। ऐसा जुर्माना स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी में जमा करवाना होता है। और जहां पर कोई व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट में किसी मामले में कंपाउंड करने की एप्लीकेशन मूव करता है
यानी कि उसका मामला अपील में चला जाता है और सुप्रीम कोर्ट में वह कंपाउंड करना चाहता है, तो ऐसी दशा में उस पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा कंपाउंडेबल किए जाने की दशा में चेक की राशि की 20% राशि अधिरोपित की जा सकती है जुर्माने के तौर पर, और यह राशि नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी में जमा करवानी होती है। और जैसे ही एनआई एक्ट के तहत किसी मामले को कंपाउंड कर दिया जाता है, तो ऐसी दशा में अभियुक्त को किसी भी प्रकार की कोई सजा और जुर्माना उस पर अधिरोपित नहीं किया जा सकता है। तो इस प्रकार आज के इस वीडियो में हमने ये जाना कि जब भी किसी व्यक्ति के खिलाफ 138 एनआई एक्ट का परिवाद पेश किया जाता है और ऐसी दशा में वह व्यक्ति सजा से बचना चाहता है, जुर्माने से बचना चाहता है, तो ऐसी दशा में वह व्यक्ति उस मामले में कंपाउंड किए जाने के आशय की एप्लीकेशन कोर्ट के समक्ष लगा सकता है। और जैसे ही कोई अभियुक्त फर्स्ट हियरिंग या फिर सेकंड हियरिंग में कोर्ट के समक्ष कंपाउंड किए जाने के आशय की कोई एप्लीकेशन लगा देता है, तो ऐसी दशा में उस अभियुक्त पर किसी भी प्रकार की कोई सजा और जुर्माना यानी कॉस्ट नहीं लगाई जा सकती है, यानी अधिरोपित नहीं की जा सकती है। हालांकि ऐसा व्यक्ति फर्स्ट हियरिंग या फिर सेकंड हियरिंग में कंपाउंडेबल किए जाने की एप्लीकेशन नहीं लगाता है, तो ऐसी दशा में वह पश्चातवर्ती किसी भी प्रक्रम में लगाता है, तो उस पर मजिस्ट्रेट के कोर्ट में मामले की सुनवाई होने की दशा में 10% राशि, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या फिर हाई कोर्ट में मामले की सुनवाई होने की दशा में 15% राशि, या फिर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने की दशा में 20% राशि उस पर जुर्माने के तौर पर अधिरोपित की जा सकती है। और साथ में आप यह भी जान लें कि जब भी एनआई एक्ट के तहत कोई परिवाद पेश किया गया है, तो ऐसी दशा में दोनों पक्षकारों द्वारा सहमति से भी यदि कोई मामला कंपाउंड कर लिया जाता है, यानी आपस में बैठकर राजीनामा कर लिया जाता है या फिर किसी राशि का संदाय कर दिया जाता है, तो ऐसी दशा में भी उस मामले के अभियुक्त को किसी भी प्रकार की कोई सजा के लिए दंडित नहीं किया जाता है। तो ये वीडियो तो ऐसी परिस्थितियों की बात करता है जिनमें यदि आपको लगता है कि आपके खिलाफ एनआई एक्ट की धारा 138 के तहत जो भी परिवाद पेश किया गया है वो सही तथ्यों के आधार पर पेश किया गया है और आप उस मामले में सजा से बचना चाहते हैं, तो आपको कौन सी कार्यवाही करनी चाहिए और आपको कौन सी प्रक्रिया अपनानी चाहिए। साथ ही मैं अगले वीडियो में इस बारे में बात करूंगा कि जब भी किसी व्यक्ति के खिलाफ एनआई एक्ट की धारा 138 के तहत कोई झूठा परिवाद पेश कर दिया जाता है, तो ऐसी दशा में वह व्यक्ति सजा से कैसे बच सकता है। उम्मीद करता हूं आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। साथ ही यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही आप बेल आइकन भी अवश्य दबाएं और इस वीडियो को ऐसे लोगों तक भी पहुंचाएं जिन्हें कानून की जानकारी की आवश्यकता है। धन्यवाद।